हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो हमारा एक शो है जिसका नाम है कहानी जीत की। हर इंसान की एक अपनी कहानी होती है और उस कहानी में वो अपना किरदार निभाता है, अपना कैरेक्टर प्ले करता है। कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, वक्त नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। और आज जो इंसान मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है ना, उनकी किस्मत के साथ साथ उनका वक्त भी ज़रूर बदला, और ऐसा बदला कि भाई गंगानगर का वक्त उन्होंने बदल दिया। पिछले 24 साल से मैं कहूँ, वो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में है, यानी फैशन इंडस्ट्री में है। और गंगानगर में पहला निफ्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो चलाती हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनसे पास आउट होके गए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वो हैं मेरे साथ। और अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरे को उनसे बातें करके और उनसे जान के बहुत चीज़ें जो है वो आज पता लगने वाली हैं। तो ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लेते हुए मैं बात करूंगी। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है पारुल भाटिया मैम। मैम, सबसे पहले मैं आपका हमारे स्टूडियो में वेलकम करती हूँ पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू मैम, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, 24 साल हो गए हैं। कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आपने अपना इंस्टीट्यूट जो है वो गंगानगर में स्टार्ट किया? शादी से पहले आई वॉज वर्किंग एज अ मर्चेंडाइजर इन दिल्ली। ओके। जैसे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो फैशन मेरा फील्ड नहीं था, मेरा टेस्ट नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी में सब चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। तो बाय द चांस मैं इस इंडस्ट्री में आई। लेकिन जैसे जैसे इसको जानने की कोशिश की, जाना समझा, वैसे वैसे, और कई बार ऐसे होता है कि हमारी कुछ नीड्स हो जाती हैं कि हम, या ये कह सकते हो आप कि एक चैलेंज हो जाता है लाइफ में कि ये काम आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल भी इस फील्ड से अनसर्टेन थी, बिल्कुल जुड़ाव नहीं था मेरा इस फील्ड से। लेकिन पेरेंट्स ने बोला कि या तो ये काम करना है या फिर आपकी शादी कर देंगे। ओके। लेकिन मैंने सोचा कि इतनी शादी करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है अपने पास, लेकिन कुछ तो ऐसा चीज़ है जो करना है मुझे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, ये फील्ड बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैंने ये फैशन डिज़ाइनिंग की निफ्ट से, तब हमारे लिए, एक डिज़ाइनर के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ थी। ओके। रिटेल में कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। और किसी भी गर्ल का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम करना उस टाइम पर पेरेंट्स कम अलाउ करते थे। तो पर मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया। देखते हैं कब तक कर पाएंगे। मैम, वो तो बहुत बड़ी बात है, आप अब तक कर रहे हो, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। तो मैं इसी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। जैसे कि आपने मेंशन किया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उस वक्त में इतनी ज़्यादा लोग इसे इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी लाइन थी जहाँ पर आपके टाइमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं थी। ओके। क्योंकि इंडिया टाइमिंग और अब्रॉड टाइमिंग में मेजर डिफरेंस है। हमारा अगर दोपहर होती थी तो वहाँ सुबह होती थी। Exactly. और अगर हमारी शाम होती थी तो वहाँ आधा दिन निकल जाता था। और वर्कर जो गर्ल्स थे या डिज़ाइनर्स थे, उनको लेट नाइट्स तक काम करना पड़ता था। तो इसलिए उस टाइम पर 94 की बात कर रही हूँ मैं, तो पेरेंट्स कम अलाउ करते थे कि रात तक लड़कियां काम करें। मतलब आप ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक, हाँ, इतना टाइम पहले की बात करें, 1994 की, जो बहुत बड़ी बात है। तो मैम, अब मैं इसी क्वेश्चन पे आती हूँ कि आपने बताया उस टाइम इतने सारे चैलेंजेस आपने फेस किए। देखा जाता है कि अभी भी इस इंडस्ट्री में लोग कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं टाइमिंग्स को लेकर। आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया बाद में? जैसे जैसे हम रिजल्ट्स देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हमको रिटर्न्स में बहुत कुछ अच्छी देती बात है। कही है मैम आपने, ये बहुत अच्छी बात की है। तो जैसे जैसे रिटर्न्स मिलने लगे, फैमिली का ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलने लग गया। आप भी अभी इस एज में हो, हाँ। आप भी जो काम कर रहे हो, कई बार ऐसे होता है कि हम लोग रिजल्ट्स नहीं दे पाते तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो जब रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली सब अच्छा लगने लग जाता है। मैम, अब जैसे आपने इस इंडस्ट्री की बात की, एक्सपोर्ट की बात की, मैं अब ये पूछती हूँ, किन किन ब्रांड्स के साथ आपने जो कोलैब किया है? मैंने सुना है कि काफ़ी ऐसे अब्रॉड के ब्रांड्स रहे हैं जिन पे आपने वर्क किया, वो कौन कौन से हैं? जिस समय मैं एज अ डिज़ाइनर, एज अ मर्चेंडाइजर जॉब करती थी, उस समय पर गैप एक कॉमन ब्रांड था। ओके। इंडिया में नहीं था, अब्रॉड में था, क्योंकि एक्सपोर्ट में हम लोग काम करते थे। तो इंडिया से मैक्सिमम कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट होता है, आज भी होता है। तो गैप बहुत बड़ा ब्रांड है कैजुअल्स के अंदर और स्पोर्ट्सवेयर में और टी शर्ट्स में। तो गैप के साथ मैंने काम किया, उसका अकाउंट हैंडल किया। गैप का ही एक और वर्जन है मॉनसून,
एप्पल, ये सारे ब्रांड्स होते थे उस समय पर जो सिर्फ कैजुअल वेयर्स में काम करते थे। और इंडिया में तो मॉल्स के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो था, लोगों को मॉल्स के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मार्ट्स होते थे जहाँ पर इनके ब्रांड सप्लाई होते थे। सो मैम, ये तो हमने बात की आपकी स्टार्टिंग करियर की, प्रोफेशनल की। अब मैं आती हूँ आफ्टर मैरिज कैसे चीज़ें चेंज हुई। अब दिल्ली से आप गंगानगर पहुँचे 1999 में, तब के गंगानगर और अब के गंगानगर में आपने क्या क्या डिफरेंस देखा है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपने इम्प्लीमेंट की, वही दिल्ली में थी वो गंगानगर में भी मैं लेकर आऊँ, अपार्ट फ्रॉम नेफ्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंगानगर मेरे लिए शादी 1999 से पहले एक गांव होता था। लिटरली आपको बिल्कुल क्लियर अगर ये मैं बात कहूँ तो मुझे डेस्टिनी यहाँ लेकर आई। मैं आज भी थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ आ गई। शायद मैं अगर दिल्ली में होती तो मुझे इतना नेम और फेम नहीं मिलता जितना रिस्पेक्ट, नेम और फेम मुझे गंगानगर में मिला है। अगर हम बात करें फैशन डिजाइनिंग की, उस समय पर फैशन डिजाइनिंग इज ज़ीरो इन गंगानगर। लोगों का फैशन डिजाइनिंग के प्रति जो रवैया मैं कहूँ या उनकी सोच कहूँ वो बिल्कुल ज़ीरो थी। उनका फैशन का मतलब उनके लिए कम कपड़े पहनना, उसके अलावा किसी भी बात की उनको ये समझ नहीं थी कि फैशन और भी बहुत कुछ है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को हमने अपना काम दिखाया, काम करना शुरू किया, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया, धीरे धीरे मुझे उसके रिजल्ट्स मिलने लगे। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गंगानगर से बाहर जॉब कर रहे हैं। इवन मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो शीतल साड़ीज़ में, रेमंड्स में, ज़ारा में, पैंटलून में, और फैब इंडिया का एक बहुत वर्किंग यूनिट है जहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर मेरे बच्चे जॉब कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के डिज़ाइनर एम्पैनलमेंट में है। क्या बात है। जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में से 50 डिज़ाइनर्स को चूज़ किया जाता है एग्ज़ाम बेसिस के ऊपर और उनके पोर्टफोलियो के बेसिस के ऊपर, और वो बच्चे पूरे इंडिया में आर्टिजन्स डेवलप करते हैं। तो उसके पैनल में मेरा एक स्टूडेंट है 2004 और 6 बैच का। क्या बात है मैम, एज अ टीचर आपको काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता होगा इन सब स्टूडेंट्स को देखकर। बिल्कुल, मैं इनकी बात कर रही हूँ तो मुझे गूस बम्स हो रहे हैं। वो मैम होता है ना कि एक टीचर की क्वालिटी ये होती है, जब वो अपने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल देखते हैं तो उसे पता लगता है कि हाँ, मेरी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी हो गई। और कहीं ना कहीं अब मेरा क्वेश्चन भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है कि जो हम देखते हैं, लोगों को लगता है कि छोटे शहर में रह के अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ, आप दिल्ली जैसे बड़े शहर से छोटे शहर में आई, आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। आज के टाइम में लोगों का स्टीरियोटाइप ये है कि हम बाहर जाएंगे, हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारे शहर में कुछ नहीं है। तो आप उस स्टीरियोटाइप को कैसे ब्रेक करते हो, और उन लोगों का ये जो ये सोच है उसे आप कैसे बदलते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक मछली पानी में से बाहर निकल जाती है, समंदर से बाहर निकल आती है और सड़क पे तड़फना, रोड जो समंदर के किनारे तड़फने लग जाती है। एक आदमी उस मछली को उठाता है और पानी में डाल देता है। वहाँ बैठा हुआ एक आदमी देखता है कि मछली बाहर निकली है इतनी सारी और तड़फ रही है, तो उसको पानी में से वापस डालना शुरू कर देता है। दूर एक और आदमी वहीं बैठा है, वो देख रहा है कि ये आदमी रोज़ समंदर से मछलियाँ बाहर निकलती हैं, तड़फ रही होती हैं, और उनको पानी में डाल देता है। तो उसको इतना क्यूरियोसिटी होती है कि भैया ये तो क्यों करता है, तेरे 2-4 मछलियाँ बाहर गिरने से कोई मछलियाँ जिंदा तो नहीं रहेंगी ना। तो उसका एक जो आंसर था वो मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई किया कि जितनी मछलियों को मैं समंदर में वापस फेंक पाऊंगा उतनी तो बच जाएंगी ना। तो मेरी सोच भी यही है कि गंगानगर में वो बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते, गंगानगर से कई बच्चे ऐसे हैं बाहर जाके करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, बहुत बॉम्बे तक जाकर बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे गंगानगर से बाहर नहीं जा सकते उनकी लाइफ में मैं अगर कोई चेंजेस ला सकती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं कई उन बच्चियों को भी ट्रेन करती हूँ जो मेरी फ़ीस भी पे नहीं कर पाते। तो मैं एक NGO रन करती हूँ जिसमें वो बच्चियाँ जो बिल्कुल स्लम एरिया से हैं लेकिन जो सीखना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, उनको भी हम लोग ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। और मेरे सेटअप के अंदर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उनको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, करंट जो अफेयर्स फैशन से रिलेटेड मार्केट में चल रहे हैं, उनसे उनको हमेशा अवेयर कराती रहूँ ताकि जब ये मछलियाँ उस समंदर में जाएं तो सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल मैम, अब ये जो आपने एक स्टोरी बोली,
इसी से रिलेटेड मैं अब वो एक एग्जाम्पल उठाऊंगी जो इस साल की मिसाल बन गया। मैं बात कर रही हूँ नैन्सी त्यागी की, जो इस बार केन्स फिल्म फेस्टिवल में भी काफ़ी ज़्यादा छाई हुई थी। हमने देखा है कि कई बार ना लोगों को लगता है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम स्टार्ट ही नहीं करते। नैन्सी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि आपके पास चाहे जितना भी रिसोर्स है, आपके पास कैमरा है नहीं है या आपके पास मनी है फाइनेंशियली, उनको इतना मैटर नहीं किया, उन्होंने बस स्टार्ट किया। मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स आप हमारे होते हैं कुछ लोगों के, वो कहते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब होता है भाई टेलरिंग। इस चीज़ का, इस स्टीरियोटाइप का, इस पर्सपेक्टिव को आप कैसे लेके चलती हैं, और ऐसे पेरेंट्स को जो थॉट प्रोसेस है कैसे आप उन्हें चेंज करते हैं? बड़ा सिंपल सी बात है बच्चे इसके अंदर कि हम 3 फील्ड ऐसी हैं इस दुनिया में जिसमें रहकर इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता। ओके। रोटी, कपड़ा और मकान। हम एक टाइम की रोटी छोड़ सकते हैं आज की डेट में, लेकिन डिजाइनिंग या स्टाइलिंग को नहीं छोड़ सकते। और जो पेरेंट्स ये सोच कर आते हैं कि नहीं बच्चे को सिलाई सिखानी है, तो मेरा सिर्फ उनको कन्विंस करने का तरीका होता है कि खाली सिर्फ 2 रोटी खाने से काम नहीं चलता। मार्केट में पिज्जा बर्गर भी मिल रहे हैं, वो भी हमारी नीड्स बन गए हैं आज की डेट में। हम खाली नोकिया के बटन वाले फ़ोन से काम नहीं चलाते, हमको एप्पल भी चाहिए, आईफोन भी चाहिए। हाँ। तो सिर्फ यही चेंज आया है कि हम सिंपल कपड़े के बजाय डिज़ाइनर कपड़े मांगते हैं। हर ओकेजन्स पर आजकल बहुत सारी थीम ड्रेसेस बनाई जाती हैं। तो अगर हम खाली बेसिक पर रह जाएंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। हम अभी थोड़ा टाइम पहले एक फार्मर है, उनकी बच्ची ने मेरे पास एडमिशन लिया, तो उन्होंने बोला कि बहन जी इसको ना बस सिलाई सिखाना सिखा दो, सिलाई सीख जाए। अच्छा। बस इतना काम हो जाए कि अपने कपड़े सिल ले। तो मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा आप खाली पुराने टाइप का जो फसल बोते थे आपका उससे काम चल रहा है? हाँ। कि नहीं आजकल तो हाइब्रिड का जमाना है, हमको तो हाइब्रिड करना पड़ता है। हाँ। तो मैंने कहा बस आप ये सोच लो फैशन डिजाइनिंग स्टिचिंग का हाइब्रिड है, एक तरीके से फ्यूजन मान लो सारी चीज़ों का। तो आपको आज अगर आपको मार्केट में अपने आप को उस लेवल पर लाना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एडवांस टेक्निक्स को सीखो। आजकल आप छोटे बच्चे को एक संतरे की गोली दोगे वो नहीं खाएगा, लेकिन वही गोली को रैपर में पैक करके दोगे वो खा लेगा। बिल्कुल। क्योंकि उसको नहीं पता कि संतरे की गोली एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सिर्फ रैपर देख के खा रहा है। तो मैं भी सिर्फ बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करना चाहती हूँ कि बेसिक तो उनको आए लेकिन मार्केट की डिमांड्स जो हैं वो उनको कैसे फिलअप करें। नाइस मैम। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगी और ये पूछूंगी कि आज के टाइम में फैशन इंडस्ट्री में क्यों इतनी सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस हम मानते हैं, इतना इम्पोर्टेंस हम सोशल मीडिया को क्यों देते हैं फैशन इंडस्ट्री में? पहले के ज़माने में जब हम लोगों ने कोर्सेज किए थे तो हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो सिर्फ मूवीज थी या मैगजीन्स थी। हमें एक डिज़ाइन को ढूंढने के लिए 10 मैगजीन्स में सर्च करना पड़ता था, लेकिन आज सोशल मीडिया में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे बच्चे को ऑप्शंस मिल जाती हैं अपने डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने के लिए। हमें इजी हो जाता है समझाने के लिए कि वो पर्टिकुलर ड्रेस इस पर्टिकुलर पर्सन पे कैसे लग रही है। ओके। खाली स्टिचिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम मार्केट से एक डिज़ाइन खरीद कर पहन लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। सब फैशन डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो डिज़ाइन हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को, हमारे फेस को, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे बजट को और हमारे ओकेजन को सूट करता है कि नहीं करता। अगर हम बच्चे को ये बोलें कि आप बाज़ार से कॉटन का कपड़ा लाओ और सिल्क के सूट पहन लो, लेकिन वो कॉटन का कपड़ा अगर समर में किसी ओकेजन पर पहनना हो, किसी फंक्शन में पहनना हो, तो उसमें क्या एप्लीकेशंस करनी होगी। कोई पर्सन बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा पतला है, तो उसकी बॉडी को बैलेंस करना है, तो आपको क्या डिज़ाइन कहाँ पर अप्लाई करना होगा, ये फैशन डिज़ाइनिंग है। स्टिचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, नॉट अ फैशन डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू कि कई बार क्या होता है कि बहुत बार हम देखते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में लोग प्रेफर करते हैं कि भाई सेलिब्रिटीज़ जिस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं हमें भी वैसे ही पहनने हैं, और ऐसे में कई बार क्या होता है जो ओरिजिनल आउटफिट है उसकी वैल्यू तो बहुत होती है और वहीं जो हम डुप्लीकेट्स मार्केट में देखते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो नॉर्मल या लोकल हमारे डिज़ाइनर्स हैं वो सफ़र करते हैं आज के टाइम में। आप कैसे इन चीज़ों से डील करते हैं? मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये सिखाती हूँ कि जो भी आपका क्लाइंट है या जो भी आपका कस्टमर है या जिसके लिए भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, उसका बजट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हम बड़े डिज़ाइनर्स के ओरिजिनल कॉपीज, ओरिजिनल डिज़ाइंस को देखते हैं, मास्टर डिज़ाइंस को देखते हैं, उसको लोग कॉपी करते हैं, उसके वाटर डाउन वर्जन्स बनाते हैं। अगर हम उस डिज़ाइन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि उस जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जिस
कॉस्ट्यूम को बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मासेस के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मासेस मतलब एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हर कोई इंसान की इच्छा, उसके इच्छा को वो मार के कोई काम अगर करेगा तो वो नहीं होगा। और जो मासेस के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं वो उसी उनकी इच्छा को उनकी कल्पना को पूरा करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सेम टू सेम कपड़ा पहने। अगर हम उसके वाटर डाउन वर्जन्स पहन रहे हैं, आजकल फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपीज भी आ रही हैं, तो डिज़ाइनिंग एक अच्छा दिखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम खाली सेलिब्रिटीज़ ही अच्छा दिख सकते हैं। मैम अब जैसे सेलिब्रिटीज़ की बात की मैंने, कई बार हम इवेंट्स भी देखते हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ डिज़ाइनर्स के जो आउटफिट्स हैं वो शोकेस कर रहे होते हैं। कई बार देखा है और मेरे को पता लगा कि आप भी ऐसे इवेंट्स का पार्ट रहे हैं, तो आप कौन कौन से इवेंट्स का ऐसे पार्ट रहे हैं? जब मैं वर्किंग थी दिल्ली के अंदर, तो हर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हर फैक्ट्री का, हर बाइंग हाउस में कंपलसरी होता था कि एक फैशन शो आपको ऑर्गेनाइज करना है। ओके। तो दिल्ली में फिकी ऑडिटोरियम एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ पर सभी फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उसमें सभी हम जिन सेलिब्रिटीज़ को आज टीवी पे देखते हैं, जैसे जब मैंने जॉब किया उसमें रोशन अब्बास होते थे, मनप्रीत बरार एज अ शो स्टॉपर होती थी, आज वो उस टाइम पर हमारी एज के थे। और मिलिंद सोमन, ये बड़े बड़े स्टार्स जो थे उस समय पर वो लोग शो स्टॉपर्स थे, आज वो लोग स्टार्स हैं। तो इन लोगों के साथ काम करके, इनको देख के कि ये लोग कैसे, क्योंकि खाली एक कॉस्ट्यूम या एक कपड़ा पहनकर चले जाना इज नॉट मोर देन इनफ। ओके। आप कैसे उस कॉस्ट्यूम को कैरी कर रहे हो, कैसे उस कॉस्ट्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। मॉडलिंग में ये जो हम सारी चीजें देखते हैं। लेकिन क्या होता है, एक मिथ हो जाता है कि मॉडल ने जो ड्रेस पहनी है वो हम पे भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल। हम उसको देख के ड्रेस स्टिच तो करवा लेते हैं, लेकिन कई बार नहीं अच्छी लगती। तो हम डिजाइनिंग में बच्चों को यही सिखाते हैं कि उस ड्रेस को ऑब्जर्व करो, आपका क्लाइंट कैसा है, आपका कस्टमर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेशंस तैयार करो। किसी का लोअर बॉटम हैवी है तो आपको डिज़ाइन कहाँ अप्लाई करना है, किसी का अपर बॉडी हैवी है, कोई बहुत टॉल है तो उसकी डिज़ाइन को कहाँ अप्लाई करना है। और जब जितने भी बड़े डिज़ाइनर्स हैं वो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं पहले कि उनका क्लाइंट क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वो उसके हिसाब से डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उसकी बॉडी और हमारी बॉडी में बहुत फर्क है। बिल्कुल। मैम अब जैसे क्या है कि किसी बच्चे ने आपसे इंस्टीट्यूट में स्टडी करी, उसके बाद उसे किसी इवेंट में अप्रोच करना है, क्या क्या वो फॉर्मेलिटीज होती है और कैसे वो ब्रांड से कोलैब कर सकता है? फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद में, जैसे 1 ईयर फैशन डिज़ाइनिंग है, 2 ईयर फैशन डिज़ाइनिंग है, या 3 ईयर्स का डिप्लोमा है, उसमें बच्चे को हम लोग बेसिक सारा क्लियर करते हैं। मैनेजमेंट उसको कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके सॉफ्ट स्किल्स को अप्रूव किया जाता है, उसको मार्केट की नॉलेज दी जाती है। उसके बाद हम उसको जिस भी जॉब कंपनी में, हमारा जो हब बना हुआ है जहाँ पर हमें एप्लीकेशंस आती हैं कि हमें ये बच्चा एक फ्रेशर की तरह चाहिए, तो वो जाकर एक फ्रेश डिज़ाइनर की तरह काम करता है। उसके बाद जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो अपने टेस्ट के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हो, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा इलस्ट्रेशंस में इंटरेस्टेड हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा टेक्सटाइल में इंटरेस्टेड हो। तो वो अपने लिए एक फील्ड एरिया चूज़ कर लेता है कि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है तो मैं इलस्ट्रेशंस में जाऊँगा, तो वो आगे उसी के अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर लेता है। जैसे मेरी एक बच्ची अभी ज़ारा में जॉब करती है, तो वो स्टिचिंग में बहुत एक्सपर्ट है, तो वो स्टिचिंग डिटेल्स में एक्सपेरिमेंट्स करती है। तो वहाँ पर जहाँ पर जो कंपनीज़, अब तो आजकल जितनी भी रिटेल कंपनीज़ हैं वो डिज़ाइनर्स हायर करते हैं, पहले रिटेल कंपनीज डिज़ाइनर हायर नहीं करते थे। आज आप देखो हर गली के नुक्कड़ पर एक रेडीमेड स्टोर है। बिल्कुल। अगर मैं 30 साल पीछे जाऊँ तो सिर्फ 2 या 3 रेडीमेड स्टोर होंगे। मैं जब गंगानगर आई तो पूरे गंगानगर गोल बाजार के अंदर एक JMD होता था और एक और स्टोर था, 2 स्टोर्स थे। और मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ तो कुछ वैरायटी नहीं मिलती, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता था शॉपिंग के लिए। अब यहाँ पर लगता है कि अब यहाँ अच्छा चीज़ मिल रही है। कई मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो आके मेरे को बोलते हैं कि नहीं पारुल तू गंगानगर से कपड़ा खरीद के दे। क्या बात है मैम। तो ये चीज़ें जब रिटेल में जो बच्चे जाके जॉब करते हैं उनको ये पता है कि मार्केट की डिमांड्स को हमें कैसे फुलफिल करना है, और रिटेलर्स को भी पता है कि हमें कैसे कपड़े मार्केट में लेके आने। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए इतनी नॉलेज स्प्रेड हो गई है कि आजकल लोगों को पता है कि मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल। पहले क्या होता था, मार्केट गए, जो दुकान पर चीजें अवेलेबल थी वो हमको सिलेक्ट करके लाना पड़ता था। आज
हमारे पास बहुत वाइड वैरायटी है और उसका सारा क्रेडिट जाता है डिज़ाइनर्स को। इतने सारे डिज़ाइंस हैं कि हम कस्टमर बन के जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो रिटेलर हमारे को 50 डिज़ाइन दिखाता है, उसमें से शायद हम एक लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम ये भूल जाते हैं या आम आदमी को ये नहीं पता कि उन 50 डिज़ाइंस के पीछे कितने सारे डिज़ाइनर्स ने काम किया है। माइंड बहुत लोगों का लगा हुआ है। मैम, अब आपने बात की गंगानगर की, मैं वापस गंगानगर को 30 साल पहले लेके जाती हूँ। आपने बताया कि जब आप आए थे तो गंगानगर में इतने मार्केटिंग नहीं थी, इतनी ज़्यादा शॉप नहीं थी, तो कैसे आपने इतनी सारी जो स्ट्रगलिंग देखी है अपनी इंडस्ट्री में गंगानगर में रह के, कैसे आपको जब कोई आइडिया चाहिए होता था या किसी को अप्रोच करना होता था तो आप कैसे इन सारी चीज़ों से डील करते थे? कहना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि कुछ फैब्रिक्स के, आज भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं कुछ फैब्रिक्स के नाम लेती हूँ तो रिटेल का जो सेल्समैन हैं उनको नहीं पता होता। वो मुझे कपड़ा दिखाते हैं, जिन्हें तो पता है, जिनको जो लोग जानते हैं कि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है, तो वो मुझे नहीं दिखाते, वो मेरे से बोलते हैं कि ये सामने पड़े हैं कपड़े, आप देख लो इसमें से आपको क्या पसंद आ रहा है। अच्छा। लेकिन कई जिन शॉप्स पर नहीं जानते, नई शॉप्स खुली हैं, उनके सेल्समैन को भी नहीं पता कि वो कपड़ा क्या बेच रहे हैं। क्यों? फैशन, और बड़ा सारा बोर्ड लगा देते हैं, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। क्यों? क्योंकि उनकी बात भी सही है। मासेस के लिए जब प्रोडक्शन की जाती है, हम चाहते हैं कि हम ऐश्वर्या राय या दीपिका पादुकोण जैसी लुक्स तो लें, लेकिन उतना हमारा बजट नहीं है। बिल्कुल, उतना हम फाइन क्वालिटी का कपड़ा नहीं खरीद सकते, तो इसलिए जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है उनको वो लेना पड़ता है। लेकिन बीइंग अ डिज़ाइनर, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है। एक आम कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैम, मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या वो डिफरेंस है आपके में और कस्टमर में जो इतना आपको यूनिक बनाता है और वो आपको पारुल भाटिया मैम बनाते हैं गंगानगर की? मुझे पारुल भाटिया मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया। वो तो मैम मैं जानती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जिनकी अपनी डिमांड होती है, पर आप क्या करते होगे कि आपको पता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर आउटफिट वो जो डिमांड कर रहे हैं मेरे से वो इन पे अच्छा नहीं लगेगा, तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, कैसे आप उन्हें कन्विंस करते हैं? सबसे पहले तो मैं सिर्फ काउंसलिंग देती हूँ। अगर कोई मेरा फ्रेंड्स में कोई मुझसे पूछता है कि पारुल हम ये बनाएं, तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे बनेगी। लेकिन क्या होता है कि हम अपने क्लोज वाले लोगों को ये चीज़ें समझा सकते हैं। आजकल तो बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर डिज़ाइनर कंसल्टेंसी अवेलेबल है, वो अभी हम लोग गंगानगर में उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि गंगानगर में जो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि अभी हम लोग शहरों से या मेट्रो सिटीज़ से बहुत दूर हैं। हाँ, मैं अगर 30 साल पहले का गंगानगर देखूं तो आज का गंगानगर अभी दिल्ली से 20 साल पीछे है। धीरे धीरे बहुत बदलाव आया है। मैंने जब पहला फैशन शो गंगानगर में किया, सुहाग पैलेस होता था गंगानगर में, बाबा रामदेव मंदिर के सामने। मेरा पहला शो था वहाँ पर। शो से 2 दिन पहले जब मैंने अनाउंस किया कि एक फैशन शो होगा, मैंने को फैशन शो पब्लिश करने में भी ये सोचना पड़ता था कि फैशन शो के नाम पर क्या है। गंगानगर में पहले एक शो हुआ था, यहाँ पर लोगों ने कुर्सियाँ तोड़ दी थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था, पर मैंने भगवान का नाम लिया कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ दैट इज राइट, डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मैं जो बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ जिस तरीके से, क्योंकि मैंने मेरे पूरे सिलेबस को गंगानगर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज किया। जो चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत थी लोगों को समझाना, मैं अगर ये बोलूँ कि आप फाउंडेशंस में जाओ तो उन लोगों को ये नहीं मालूम कि फाउंडेशंस क्या हैं। यही मैं अगर बोलूं कि आपको बेसिक गारमेंट सिखाया जाएगा तो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो मैंने मेरे सारे सिलेबस को इस लेवल के ऊपर लाया। आपने रिवाइज किया प्रॉपर कि सिखाना मुझे जो है, लेकिन जैसे मैकडोनल्ड्स का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ, मैं अब मेरे बच्चों को भी ये एग्जाम्पल देती हूँ कि मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो लोग बर्गर के बारे में नहीं जानते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने आलू टिक्की बर्गर, उनके अंदर क्या है, पैटी कौन सी है, ये लोगों को नहीं मालूम था। तो यहाँ के लोगों के हिसाब से मैंने अपने सिलेबस को चेंज किया। जो डिमांड्स यहाँ की थी उन डिमांड्स को फुलफिल पहले किया, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं वो हमारी आज की ज़रूरत है। तो जब मैं फ़ैशन शो की बात कर रही थी, मैंने पहला फ़ैशन शो किया तो बहुत डर था कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड्स और ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स, मैं गंगानगर में कम से कम नहीं तो 20 फैशन शोज़ कर चुकी हूँ। और एक शो हमने किया था सिटी गार्डन में, वन ऑफ द माई बेस्ट शो, जिसमें मतलब
हर बंदे ने यही बोला था कि ऐसे लग रहा है कि हम दिल्ली या बॉम्बे में बैठ के शो देख रहे हैं। क्या बात है। तो धीरे धीरे अब आज तो आप बहुत ज्यादा चेंजेस देखते होगे। बहुत मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि आपने एकदम फाउंडेशन जो है गंगानगर की देखी है, बिल्ड करी है। मैं कहूँ, वो कहते हैं ना कि हम लोग घर बनाने से पहले नींव जो है वो मजबूत करते हैं, तो आपने तो एक तरीके से नींव रखी है इस इंडस्ट्री की। अब मैं पूछना चाहूँगी, कई बार क्या होता है कि विमेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करती हैं। हम कई बार देखते हैं कि अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं, तो कैसे आप उनकी जो ये इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव में कन्वर्ट करते हैं? बॉडी शेमिंग, भगवान ने जैसा शरीर दिया अच्छा है। हम बहुत कोशिश करते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि पतले हो मोटे हो, जैसा शरीर दिया है। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का साइज क्या है, लेकिन ये आप पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी बॉडी की शेप कैसी है। साइज और शेप इज अलग अलग चीज़ें। आपकी बॉडी का शेप आपके जीन्स पे डिपेंड करता है, आपके जो आपकी मदर है या आपकी मदर के मदर रहे या आपके फादर की जो फैमिलीज हैं, आपकी बॉडी की शेप उन पर डिपेंड करती है। आपके बॉडी का साइज आप पे डिपेंड करता है कि हमें पतला होना है कि मोटा होना है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, कितना मर्जी खा ले फिर भी पतले हैं। बिल्कुल, है ना। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। क्या बात है मैम। तो ये वो वाली बात है, हमें बिल्कुल ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं बहुत मोटी हूँ मैं क्या पहनूं, मैं बहुत पतली हूँ मैं क्या पहनूं। आज हर चीज़ अवेलेबल है हर किसी के लिए, बस उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए इन अ सोफिस्टिकेटेड वे। हाँ मैम, अब जैसे ये मैंने बात की बॉडी शेमिंग की, अब मैं आती हूँ आज के टाइम में विमेंस कहीं ना कहीं सफ़र करती है अपने करियर को लेकर, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो जब आप अपने करियर में इतनी आगे बढ़ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगा, पॉइंट आया लाइफ में कि नहीं मेरा करियर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या फैमिली सपोर्ट इतना था कि आज तक गाड़ी एकदम सही चल रही है? फैमिली की सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो हस्बैंड हो। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद आज मैं पारुल भाटिया भी नहीं होती, क्योंकि उनको पता था कि मैं किस लेवल से गंगानगर में आई हूँ, किस लेवल पर अपने काम को छोड़ के। जब मेरा जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्री में मेरा पीक टाइम था, मैंने 5 साल इंडस्ट्री को दिए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, और जब मेरा पीक टाइम था उस पीक टाइम पर मैं छोड़ के सब कुछ गंगानगर आई। जब मुझे ओखला में इंडस्ट्री में लोग जानते थे कि भी हाँ वहाँ पर पारुल भाटिया है, या लोग मेरे जिस इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हमने काम किया, करीबन 200-250 लोग का वहाँ पर स्टाफ था, तो सबको ये पता है कि गैप कौन हैंडल कर रहा है। और गैप के जो वहाँ डिज़ाइनर्स हैं जो न्यूयॉर्क बैठे हैं, या कैलिफोर्निया में मैंने काम, कैलिफोर्निया के एक डिज़ाइनर ब्रांड था फ्रिट्जी, जिसके लिए मैंने काम किया, जो मद्रास चेक शर्ट्स बनाते थे। उनका काम सिर्फ चेक शर्ट्स बनाना, तो उनके लिए चेक्स को सिलेक्ट करना सारा काम मेरा होता था। प्लेन शर्ट्स होती थी, सारा कॉटन आज भी इंडिया से जाता है, तब भी इंडिया से जाता था। और जो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, हाँ, उनको भी मैं ये बोलूँ कि इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है। इंडिया पूरा एक हब है, आप ये कहना चाह रहे हो? हम, ये एक अंदर की बात है, इंडस्ट्री छोड़े मुझे बहुत 25 साल हो गए, हाँ, इसलिए ये बात मैं कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो मेड इन लंदन का टैग इंडिया से लग के वहाँ पर जाता है कपड़ों पे। जब हमें मालूम है कि हमारे से बेस्ट कॉटन पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता, तो कॉटन का जितना स्टफ इंडिया से बन के जा रहा है, मेड इन लंदन, मेड इन न्यूयॉर्क का लेबल इंडिया में लग रहा है और न्यूयॉर्क में जाके बिक रहा है, और वहाँ से हम डॉलर्स में खरीद रहे हैं। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बाय कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ की बेस्ट है। उससे बेस्ट कॉटन आपको क्यों? क्योंकि हमारा जैसा एटमॉस्फेयर है, हमारे जैसी बेस्ट कॉटन और कोई बना नहीं सकता। बिल्कुल। जैसे सेब खरीदना है हमें कश्मीर जाना पड़ेगा, हाँ, संतरा खरीदना है हमें नागपुर जाना पड़ेगा, तो इसलिए जब कॉटन खरीदनी है तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों को इंडिया आना पड़ेगा। मैम, ये बहुत आपने अच्छी बात बोली है, क्योंकि क्या है कि आज का टाइम ना, हम लोग ब्रांड्स को देखते तो हैं कि ब्रांड्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जो बेसिक चीज़ है वो कहाँ से आई है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब मेरा ये सवाल भी आपसे है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग ब्रांड्स को देख के बस ले लेते हैं चीज़ें, पर कई बार ये भी देखते हैं कि लोकल मार्केट में वो चीज़ और अच्छे रेंज में मिल रही है, अच्छे प्राइस में मिल रही है, इनफैक्ट अच्छी क्वालिटी में मिल रही है। तो लोगों को कैसे हमें मोटिवेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए इस कंटेक्स्ट में? आज की डेट में हमारे लाइफ के ऊपर हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। यस, हम लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से चीज़ें खरीदते हैं, पहनते हैं।
सर्वाइव, इस सोशल सर्कल जो आज की डेट में डेवलप हुआ है, इसमें हमारा सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं, कुछ शो ऑफ करने भी ज़रूरी होता है लोगों को। तो मैं जहाँ तक मानती हूँ कि एक माइंडसेट तक, एक एज तक हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम लोग रियलिटी में आते हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये क्या एक काल्पनिक दुनिया है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही हम घूम गए हैं। ये काल्पनिक दुनिया में हम जी रहे हैं और दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों से प्रभावित होकर चीज़ों को खरीद रहे हैं, जबकि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे मैंने बोला रोटी कपड़ा और मकान, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सिर्फ आपके सोच पर निर्भर करती है, आपके टेस्ट पर होनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी चीज़ जो बेसिक है उसकी क्या डिमांड्स हैं वो हमें पता है। बिल्कुल। अगर हमने आज लोगों को दिखाने के लिए मैकडोनल्ड का एक टैग लगा के या मैकडोनल्ड्स में बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर एक पिक्चर डाल दी, तो वो कितनी देर लगेगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। वो पिक्चर तो शायद हो सकता है 2 या 3 सेकंड के लिए कोई देखेगा, लेकिन हमारी लाइफ पर आज आप देख रहे हो जो सिनेरियो चल रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनका अपने स्टेटस को लेके जो उनका माइंडसेट है वो इतना ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, वो मेंटली इतने ज़्यादा सिक हो रहे हैं, उनका मतलब वो दिमागी तौर पर बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने उनके ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा, एज में भी आ जाता है। हाँ। हर चीज़ का एक साइकिल होता है, जैसे हमारा फैशन का भी एक साइकिल है, इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, फिर मासेस में आते हैं, पॉपुलैरिटी स्टेज हो जाती है, फिर डिक्लाइन होती है। ऐसे हर चीज़ का एक डिक्लाइन स्टेज आएगा, हर चीज़ का आता है। मैम, अब मैं एक लास्ट सवाल आपसे ये कहना चाहूँगी कि क्या मैसेज जो है वो आप देना चाहेंगे लोगों को अपनी इंडस्ट्री के थ्रू, क्योंकि कई बार ना लोगों के बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं फैशन इंडस्ट्री को लेके। कुछ लोगों को लगता है कि फैशन इज़ मीन कि अगर हम इस तरीके के टाइप ऑफ क्लोथ्स अगर हम वियर करेंगे तो विल लुक कूल, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि इस ब्रांड को हम पहनेंगे तो हम लगेगा कि भाई कूल है। तो ऐसे लोगों के जो मिथ होते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे रेडियो मस्ती के थ्रू? बहुत ज़रूरी है, फैशन इज़ ओनली कंसर्न विद योर मेंटल स्टेज। फैशन वो नहीं है जो आप दूसरे को देखकर करते हो, फैशन वो है जो आप फील करते हो। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल हो, साड़ी से आप प्यार करते हो या साड़ी पहन के आपको अच्छा लगता है, तो वो आपके लिए फैशन है। फैशन वो नहीं है कि आप दूसरे के को देखकर उन चीज़ को अडॉप्ट कर लो और उसके अंदर आप कंफर्टेबल नहीं हो। मैं जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि अगर हम अपने कई जगह ऐसी भी होती हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में जो बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कुछ यूनिफॉर्म्स को फॉलो करना या कुछ फैशन स्टाइलिंग को फॉलो करना, वो उनके लिए ज़रूरी है। अब जैसे मैं अभी आपने एक जो सवाल किया उसके लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा जवाब है कि भारत में जो हमारा कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग है वो हमारे एटमॉस्फेयर को के अकॉर्डिंग है। लेकिन हम सोचते हैं अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाएं जहाँ सन इतना ज़्यादा हाई लेवल पर होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उस टाइप का फैशन होता है। बिल्कुल, वो लोग फैशन नहीं करते हैं, वो लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। अगर वो बीच पे हैं तो वो स्पैगेटीज पहनेंगे या वो सन ड्रेसेस पहनेंगे। लेकिन हम देखते हैं अच्छा उसने सन ड्रेस पहनी है, इस बात से हम लोग कहीं कंसर्न नहीं होते कि क्यों पहनी है, कहाँ पहनी है, कैसे पहनी है। उसने पहनी है इसलिए मैं पहनूं। बिल्कुल, हमें कभी भी फैशन को देख के अडॉप्ट नहीं करना, हमेशा अपने हिसाब से फैशन को अडॉप्ट करना है। ये नहीं है कि जो देख लिया उसको फॉलो करना शुरू कर दें। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा यही सिखाती हूँ, डोंट बी अ फॉलोअर, बी अ ट्रेंड सेटर। बिल्कुल, आपको फॉलो नहीं करना किसी को। इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो करते हैं एक दूसरे को, क्यों करते हैं? हमने उसके जैसा बनना है। आप खुद एक एग्जाम्पल बनो। मैं खुद बहुत सिंपल स्टाइलिंग लेती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल जो टेस्ट है वो बहुत सिंपल है। मैं सोचती हूँ कि जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ, मैंने फैशन के दौड़ में भागना नहीं है। मैं अपने आप को एक भीड़ से अलग करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं उस भीड़ में खड़ी होगी तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। बिल्कुल मैम। तो मैम मेन बात ये है कि आपके लिए फैशन जो है वो एक तरीके से देखा जाए कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उसको पहले प्रेफर करें। एग्जैक्टली, आपने गाउन पहना है, आपको गाउन में कंफर्टेबल है तो आप गाउन पहनो। हाँ, लेकिन एक एलिगेंस के साथ में। बिल्कुल, एक
अगर आप एलिगेंटली किसी चीज़ को, आप रानियों को देखते हैं, अगर हम लोग हमारी हिस्ट्री में देखें, अभी कुछ समय पहले हम लोग बीकानेर गए, तो बीकानेर की रानी की जो ड्रेसेस थी, अमेजिंग, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे भगवान खुद उनको तैयार करते होंगे इन कॉस्ट्यूम्स में, या उनको ऐसा राय देते होंगे। हाँ। लेकिन हम क्या दौड़ रहे हैं, हम वेस्टर्न की तरफ दौड़ रहे हैं, वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स की तरफ दौड़ रहे हैं। हाँ। ये जो हमारे पास जो धरोहर है ना हमारी, ये मतलब आप जितना इसको, ये एक तरीके का मंथन है, जितना आप खंगालोगे उतना ज़्यादा निकलेगा। तो उन चीज़ों को अडॉप्ट करें जो हमारे आसपास के एरिया के हिसाब से, हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से अच्छी हैं, जिसमें हम सभ्य दिखें। और अगर हम सभ्य दिखेंगे तो हमारे आगे आने वाले बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। मैम बहुत अच्छी बात कही आपने कि जैसी लेगेसी आप क्रिएट करोगे वैसी बनती चली जाएगी। और देखा जाए तो कई बार ना हम जो फैशन को लेकर ये दूसरों को कॉपी करते हैं ना, नहीं करना चाहिए यार। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो ना, प्लीज़ उसी को प्रेफर करो। थैंक यू पारुल मैम, जो आपने इतनी सारी बातें और इतनी सारी जो पॉइंट्स आपने इस इंडस्ट्री को लेकर, इस जो क्रिएट हो रखे थे मिथ को लेकर आपने शेयर किए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए रेडियो मस्ती का, थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे, हो सकता है कि रेडियो मस्ती के ज़रिए मेरा कोई एक मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो लोगों को कॉपी करते हैं। पहुंच ही गया होगा आई गेस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।